Welcome, friends. प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्राध्यापक शांतिलाल विश्नोई आपके लिए हाजिर हूँ लेकर कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक वित्तान का अध्याय नंबर 2, जिसका शीर्षक है राजस्थान की रजत बूंदें। और इस पाठ के लेखक है अनुपम मिश्र। राजस्थान की रजत बूंदें मतलब मीठे पानी की वो बूंदें जो कुएं के माध्यम से लोगों को मिलती है, जन जन को मिलती है। तो उनको रजत बूंदों की संख्या क्यों दी गई है, ऐसी उन बूंदों की क्या खासियत है जिसके कारण उनको रजत बूंदें कहा गया है। तो अनुपम मिश्र का लिखा हुआ पाठ है जिसको हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। पसीने से तरबतर चेलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। चेलवांजी कुएं खोदने वाले जो चेजारे हैं वो कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही संकरा है। उखरू यानी बैठने का एक तरीका होता है, पैरों के ऊपर बैठना। उखरू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है, बहुत संकरी है। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता, खुदाई या बंसोली से की जा रही है। यानी लकड़ी के छिलके उतारने का जो एक औजार होता है वैसा ही बंसोली। तो बंसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है, नुकीला फल लोहे का, और उसका हत्था है वो बिल्कुल लकड़ी का होता है। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर ज़मीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं ताकि बार की ताज़ी हवा है वो उस मिट्टी के साथ नीचे जाती है। गहराई में जमा दम घोटू हवा, गर्म हवा होती है, वो ऊपर की ओर लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सिर पर लग सकते हैं, इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए रहते हैं। तो ये चेलवांजी जो कुएं का काम कर रहे हैं, तो कितना कठिन है कुएं की खुदाई करना। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में दिया है उकड़ू बैठना, यानी पंजे के बल घुटने मोड़कर बैठना। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है जो मिट्टी खुदी है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है, मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी चेलवांजी का सिर बचाएगा। तो यहाँ पे कुएं का एक चित्र भी दिया है। चेलवांजी यानी चेजारे जो उस कुएं की खुदाई का काम कर रहे हैं। कुएं की खुदाई की एक और विशेषता है। तो कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चुनाई करने वाले दक्षतम लोग होते हैं, उन्हें चेलवांजी या चेजारा कहा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। यह काम चेजा कहलाता है। यह द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न भी है कि चेजारे क्या होते हैं। चेजारों जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है और कुएं स्त्रीलिंग है, मतलब वह छोटी है। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है, गहराई तो इस कुएं की भी कम नहीं है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुएं की गहराई कुछ कम और कुछ ज़्यादा भी होती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, जबकि कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है। तो कुआं खुदाई करते हैं तो उसमें पाताल का पानी पाइप के माध्यम से आता है, लेकिन कुएं है वो वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, और वह तब भी समेटती रहती है जब वर्षा भी नहीं होती। यदि वर्षा नहीं हो रही है फिर भी वह उस पानी को समेटती रहती है। यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है और न भूजल का पानी है, न जमीन के ऊपर बहने वाला पानी है और न भूतल के अंदर का पानी है। यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। न इति ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पर तो सदाबार पानी रहता है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। अथाह मतलब जिसकी गहराई का कोई हमें पता नहीं हो। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्रायः 10-15 हाथ से
10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। खड़िया पत्थर की एक पट्टी होती है बालू रेत के अंदर। यह पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी होने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। ऐसे खड़िया पट्टी वाले क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया मिट्टी का पता चलता है, मिट्टी के रंग से पता चलता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर 150 या 200 हाथ पर निकल ही आता है, पर वह प्राय खारा होता है, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती हैं। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम करता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं, यानी बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम नहीं बैठे तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे से ऐसी पट्टी चल रही है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। तेज दौड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उड़ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। क्योंकि वह पानी उड़ता क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाले मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपके नहीं होते हैं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा कि जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट और काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती है और ऐसे धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है। लेकिन रेगिस्तान की खास विशेषता क्या है कि यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। कण आपस में बिखरे रहते हैं, चिपकते नहीं है, लेकिन बिखरे रहने में संगठन है। हमने पढ़ा ना कि अलगाव में लगाव है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं, यहाँ परस्पर लगाव नहीं है और इसलिए यहाँ अलगाव भी नहीं है। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का इस पर कड़ा पहरा रहता है। तो यह है रेगिस्तान की खास विशेषता, जिसके कारण पानी कभी सूखता नहीं। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाएगी। अब यहाँ कुई बन जाए तो उसका पेट उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती है और कुई में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। बहुत बढ़िया प्रश्न। खारे पानी का सागर यानी रेगिस्तान है वो टैथिस सागर का अवशेष माना जाता है जो खारा था, लेकिन यहाँ पर इस रेगिस्तान में खारे सागर में मीठे पानी का अमृत जैसा सागर, तो वो क्या है? कुई। कुई को मीठे पानी का अमृत सागर कहा गया है। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया। ये पानी कैसे मिले? मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया, इसलिए अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक इन्होंने शास्त्र है वो विकसित किया है। तो यहाँ पे देखिए आप, एक कुई का दृश्य दिया हुआ है, खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी शीर्षक भी दिया हुआ है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों पर बांटा है। अब वो 3 रूप पानी के कौन कौन से? पहला रूप है, बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा, पहला रूप है पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जा सकता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है और इसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। दूसरा पानी का रूप है पाताल पानी और यह वही भूजल है जिसे हम कुओं से निकालते हैं। अब तीसरा रूप कौन सा है?
पालर पानी और पाताल पानी के बीच, यानी पालर पानी ऊपर वाला और पाताल पानी नीचे का, इनके बीच पानी का तीसरा रूप है जिसे अपन कहते हैं रेजा पानी। और रेजा पानी कौन सा है? ये कुइयों वाला पानी है। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी रेजानी है। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है। रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहेंगे। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है और ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाएगा। इस रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुई को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारों कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। यानी उनमें कुशलता कितनी है, उनमें सावधानी कितनी है, ये बात देखते ही बनती है। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण है। कुई का प्राण क्या है? कुई की सबसे श्रेष्ठतम ढंग से उसकी चुनाई। यदि उसकी चिनाई सही नहीं हुई है तो वह कुई है अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकेगी। तो कुई का प्राण क्या है? श्रेष्ठतम चिनाई। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है। अब खुदाई कैसे होती है? उस कुई की डोल से मलबा निकाला जाता है, फिर आगे की खुदाई रोक कर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी बसके या धंसे नहीं। तो जितनी खुदाई एक दिन की जाती है उसको फिर बांधा जाता है। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में हवा रेत के विशाल टीलों तक कोई यहाँ से उड़ा ले जाती है। वही हवा यहाँ कुई की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलवांजी को राहत देती है। कुछ जगहों पर कुई बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुई को रस्से से बांधा जाता है। कई जगह तो ईंट से बांधा जाता है लेकिन कई जगह रस्से से बांधा जाता है। पहले दिन कुई खोदने के साथ साथ खींप, रेगिस्तान में होने वाली एक विशेष प्रकार की पौधा भी कह सकते हो आप, एक विशेष प्रकार की झाड़ी के आकार का एक पौधा होता है खींप, जो रेगिस्तान में खूब होता है। तो एक विशेष प्रकार की घास जो रेशेदार घास होती है, तो खींप नाम की घास का ढेर जमा किया जाता है। चेजारों खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खींप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बनाने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कुई को 10 हाथ के तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा गोला, तीसरा गोला, चौथा गोला, 5वां गोला, इस प्रकार क्रमशः जब तक खुदी हुई पूरी कुई बंद नहीं जाती, इस तरह ऊपर आते जाते हैं। खींप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक दूसरे के ऊपर बैठ जाती है और रस्से का आखिरी छोर है वो ऊपर रहता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ कुई खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन जमाई हुई कुंडली दूसरे दिन खोदी हुई जगह में सरका दी जाती है। ऊपर छूटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी की जाती है। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। 1 हाथ की गहराई में रस्से की 8-10 लपेटे खप जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुई की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में नहीं आया और समझ में नहीं भी आएगा कि यहाँ कुई खुद रही है या रस्सा बंध रहा है। कहीं कहीं तो
कहीं कहीं न तो ज़्यादा पत्थर मिलता है न खींप मिलती है, लेकिन रेजा पानी है तो वहाँ भी कुइयाँ जरूर बनती है। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरणी, बण यानी केर, बावड़ यानी बबूल और कुंबट के पेड़ों की डगाड़ों से बनाई जाती है, उनकी मोटी डालियों से बनाई जाती है। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की ही होती है, जिसे अरणा भी कहते हैं। तो अरणी की लकड़ी है वो सबसे उम्दा होती है इसके लट्ठे बनाने के लिए। यह उम्दा और मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आक से भी काम में लिया जाता है। आक भी एक कड़वा दूध वाला एक पौधा होता है रेगिस्तान का। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं, फिर इन्हें खींप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में लाते हैं। चग यानी यह भी एक रेशेदार घास है जिससे भी इसको बांधा जा सकता है। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपणी भी कहते हैं। अब सांपणी क्या है इसकी परिभाषा भी आप ठीक ढंग से देख लें कि सांपणी किसे कहा जाता है। कुई के संदर्भ में सांपणी क्या है। अब आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं कि एक चेजारा किस प्रकार खींप से जो रस्सा है वो बना रहा है। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कुई खुद रही है या यहाँ पर रस्सा बनाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर कुई खुद रही है या रस्सा बनाया जा रहा है। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवांजों को मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। उनको पता होता है कि जैसे ही खड़िया पट्टी आई काम रुक गया। इस क्षण नीचे धार लग जाती है, चेजारे ऊपर आ जाते हैं। धार लग जाती है मतलब वहाँ पर पानी का बहाव होने लगता है, पानी रिसने लगता है। कुई की सफलता यानी सहजलता उत्सव का अवसर बनती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि चेजारों के लिए, गांव के लोगों के लिए कुई की सहजलता उत्सव का अवसर बनती है। क्यों? यूँ तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रहना यहाँ की परंपरा रही है। मतलब पहले दिन से ही काम करने वालों का ध्यान रखना यहाँ की परंपरा है। पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता है। चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती है। चेजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता है। आज प्रथा से उन्हें वर्ष भर के तीज त्योहारों में, विवाह जैसे मंगल कार्यों में। अब देखो यहाँ पे प्रथा शब्द दिया। आज प्रथा क्या है? इस प्रथा के अंतर्गत कुई खोदने वालों को वर्ष भर सम्मानित किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई खुद ही सम्मानित किया और उसके बाद भूल जाए, नहीं, वर्ष भर उनको सम्मानित किया जाता है। तीज त्योहार हो, विवाह जैसा मांगलिक कार्य, तीज त्योहार विवाह जैसे मांगलिक कार्य के अवसरों पर नेक भेंट आदि दी जाती है। फसल आने पर खलिहान में उनके नाम से अलग अनाज का ढेर भी लगाया जाता है। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है, लेकिन यह पुरानी परंपरा थी। कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते हैं। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मणों, मेघवालों के हाथों से 100-200 बरस पहले बनी पार या कुइयां आज भी बिना थके पानी जुटा रही है। कुई का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। अब कुई का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है, इसके 3 बड़े कारण हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है। रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती है। दिन भर में एक कुई मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उसे 2-3 घड़े भर सके। कुई के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुई का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। इसलिए कुई को क्या रखा जाता है? व्यास में छोटा। छोटे व्यास की कुई में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। कई जगहों पर कुई से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का भी उपयोग किया जाता है। वो भी इसी कारण से किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसपास में डूबती नहीं है। अब चड़स का प्रयोग क्यों? क्योंकि धातु की बाल्टी आसानी से डूबती नहीं, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे की वजनी का कड़ा बांध दिया जाता है। पानी चड़स है वो पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी वह ठीक से डूब जाता है और भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चड़स अपना पूरा आकार ले लेती है। इसलिए कुई का व्यास भी छोटा रखा जाता है और कुई से निकालने का जो पात्र है चड़स, उसका मुंह भी छोटा रखा जाता है। तो यह विधि है कुई से पानी निकालने की।
पिछले दौर में ऐसे कुछ गांवों के आसपास से सड़कें निकली है, ट्रक दौड़े हैं, ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चरसें बनी लग रही है। कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है, इसलिए भी छोटा रखा जाता है। व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा। व्यास बड़ा होने पर पानी को भाप बनकर उड़ने से हम रोक नहीं पाएंगे, इसलिए कुएं का मुंह या उसका व्यास छोटा रखा जाता है। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उससे ढक कर रखना जरूरी है और छोटे मुंह को ढकना भी सरल होता है। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे। कहीं कहीं खस की टट्टी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। जहाँ नई सड़कें निकली है और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई है, वहाँ अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए लगली घिरनी या चक्री पर भी लगाए जाते हैं। कुएं गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। ये गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। बहुत बढ़िया प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए। इसे आप घिरनी कह सकते हो, चक्री कह सकते हो, गरेड़ी, चरखी या फिर फरेड़ी भी कह सकते हो। फरेड़ी लोहे की दो भुजाओं पर भी लगती है, लेकिन प्राय ये गुलेल के आकार की एक मजबूत तने को काटकर उसके आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है। इसे ओड़ाक कहते हैं। अब इस ओड़ाक क्या कहते हैं, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। ओड़ाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और संकरी कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन सकता है। ओड़ाक और चरखी चरसी को यहाँ वहाँ बिना भटकाए सीधे ऊपर तक लाती है। पानी बीच में छलक कर गिरता भी नहीं है और वजन खींचने में भी सुविधा होती है। तो कुएं से पानी निकालने में गरेड़ी, फरेड़ी, चरखी, घिरनी, ओड़ाक या फिर चरखी का क्या योगदान है। खड़िया पत्थर की पट्टी पर एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुएं बनती जाती है। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयाँ भी मिल जाएगी और हर घर की एक कुएं। परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक कुएं भी होती है। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुएं के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। जब हम बात करते हैं कि ये निजी है, ये सार्वजनिक है, लेकिन कुएं के संदर्भ में यह रेखा है वो अपने आप मिट जाती है। क्यों मिट जाती है? क्योंकि हर एक की अपनी अपनी कुएं है। हर एक की अपनी अपनी कुएं है और उसे बनाने और पानी लेने का हक उसका अपना हक है। लेकिन कुएं जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहां हो चुकी वर्षा से तय हो जाती है। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुएं का अर्थ है पहले से तय पानी का बंटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश रहता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश रहता है, मतलब बहुत जरूरत पड़ने पर समाज नई कुएं के लिए अपनी स्वीकृति देता है। अब कुएं के संदर्भ में यह भी एक बात अनोखी है कि हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को जमीन पर उतारती है कुएं, मतलब हर दिन उसके अंदर नया मीठा पानी। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसलिए प्राय पूरा गांव गोधूली बेला में कुइयों पर आता है। शाम के वक्त जब गायें घर की ओर लौटती है तो उस बेला को कहा जाता है गोधूली बेला। तब मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रंबाने की आवाज़ में समा जाता है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियाँ समेट ली जाती है। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं और रात भर और अगले दिन भर कुइयाँ आराम करती रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फिर इस समय के दौरान उनमें रिस रिस कर पानी आएगा। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसलिए कुएं भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। अब कुइयाँ कहाँ कहाँ मिलती है? चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर के कई क्षेत्रों में ये पट्टी चलती है और इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं। जैसलमेर जिले के एक गांव खड़ेरों की ढाणी में, देखिए गांव का नाम में तो 120 कुइयाँ हैं। लोग इस क्षेत्र को 6 BC के नाम से भी जानते हैं, मतलब 6 × 20।
कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं, कुइयों को पार भी कहते हैं। जैसलमेर बाड़मेर में कई गांव पार के कारण ही आबाद है, इसलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही है, जैसे जानरे आलो पार और सिरगू आलो पार। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं यह खड़िया पट्टी चारोली है, तो कहीं यह धादड़ो है, कहीं यह धड़धड़ो है, और कहीं पर बिट्टूरो बलियू के नाम से भी यह जानी जाती है। तो इस खड़िया पट्टी को किन किन नामों से जाना जाता है? तो कहीं पर इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है, खड़ी क्षेत्र भी है, और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी है कुई। इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देने के लिए खड़ी है कौन? कुई। मतलब यह खड़िया पट्टी है जो ऊपर पानी जो बरसात के द्वारा बरसा है उसको पाताल के खारे पानी में मिलने से रोकती है और उससे जमीन में नमी के रूप में रखती है, जो रिस रिस कर कुइयों में आता है और लोग उसे अमृत के समान मानकर ग्रहण करते हैं। तो ऐसा काम करती है कुई। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आज का पाठ था राजस्थान की रजत बूंदें, अनुपम मिश्र का लिखा हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, और आपसे निवेदन करूँगा कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इस चैनल को पहुँचाएँ। धन्यवाद।